नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं। हिमाचल की बात में आप लोगों को बताते हैं हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में। और सुबह सवेरे का समय होता है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का कम से कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें यहां पर बता सके। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और उसी के साथ स्ट्रीम को शेयर करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रीम को जितना ज्यादा शेयर हो सके कीजिएगा और जितना ज्यादा बड़े ग्रुप्स में शेयर हो पाए वो कीजिएगा। जितने बड़े ग्रुप्स में शेयर होगा सभी लोगों को ये देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ हमारा भी मकसद पूरा हो जाएगा और आप लोगों की बात भी यहां पर रह जाएगी। बहरहाल शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मॉर्निंग बुलेटिन से। हिमाचल की बात से आप लोगों को यह बताना यहां पे बहुत जरूरी रहेगा कि भाई हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसका आपके जीवन पे किस तरह से असर पड़ता है, उस सबको लेकर हम लोग यहां पर एक खाका तैयार करके आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। सूर्योदय होने वाला है और सूर्योदय के साथ ही एक नई सुबह आप लोगों का इंतजार कर रही है, इसलिए आप सभी को जय श्री राम है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। आप सभी लोग यहां पर जो जुड़ रहे हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और जितना ज्यादा हो सके एक टारगेट लेकर चलते हैं, 300 लाइक्स हम ये टारगेट लेकर चलते हैं कि भाई इस बुलेटिन के खत्म होने तक हमने एटलीस्ट करने हैं। तो लाइक लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से विचार व्यक्त अवश्य करें और शेयर के माध्यम से ज्यादा शेयर कीजिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो पहली खबर में आप लोगों को हम यहां पर बताएंगे कि हमारे बीच में सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की स्थिति में पहुंची हुई है। और हमेशा की तरह ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली सरकारें भी कर्ज लेती रही हैं और हिमाचल प्रदेश में आय के साधन जो है वो लिमिटेड होने की वजह से ये कर्ज लेने वाली स्थिति यहां पर पड़ी हुई है। यहां पर हम लगातार ये देखते हैं कि जो कर्ज है वो चाहे ये सरकार हो चाहे वो दूसरी पहले वाली सरकार हो, हमेशा ये जरूर रहा है कि भाई जो हमारी एक तरह की उस पर्टिकुलर समय की स्थिति होती है उसकी वजह से वो कर्ज लेना एक तरह से यहां पर अनअवॉइडेबल चीज हो जाती है कि वो लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना उसके यहां पर बात सरेगी नहीं, काम चलेगा नहीं। तो वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। इसी बीच में यहां पर मुख्यमंत्री जी ने यह साफ किया है कि जिस तरह की स्थिति में हम लोग इस समय पर हैं, हम लोगों को कम से कम 4 साल ऐसा लगेगा कि जो आर्थिक हमारी जो स्थिति है वो ठीक होने में कम से कम 4 साल यहां पर लग जाएंगे। यानी करीब करीब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरी तरह से अगर ये 5 साल काम करती है तो कम से कम 4 साल जो आर्थिक बदहाली है उससे बाहर निकलने में यहां पर लग जाएंगे। यहां पर कल जो यहां पर बातचीत यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई उसमें उन्होंने क्या कहा वो आप लोगों को यहां पर बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए जो फिलहाल की बात है कि जो भाई हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको भी ये पता है कि आर्थिक स्थिति यहां पर सही नहीं है और यहां पर प्रदेश की जो विपक्ष है उनको भी यहां पर केवल इसलिए यहां पर ये नहीं कहना चाहिए कि भाई कर्ज ना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बल्कि उनको भी प्रदेश सरकार को ब्याज मुक्त कर्ज लेने के प्रयास करने में मदद करनी चाहिए और साथ में यहां पर कोसने से वहां पर कोई काम नहीं चलेगा, जो उन्होंने यहां पर साफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए अभी 55 दिन सरकार को हुए हैं और उन्होंने कहा 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने यह बता दिया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में 4 साल लगेंगे। और पूर्व सरकार पर उन्होंने ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि आगामी कैबिनेट बैठकों पर उन्होंने कहा है कि कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और टैक्स लगाने के संकेत भी उन्होंने यहां पर दिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए खबर है और इसे अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानता किसे आप शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता पर बोझ तो जरूर पड़ सकता है, लेकिन जो यहां पर आप लोगों को बता दें कि जो आर्थिक स्थिति यहां पर दोनों तरफ के विधायक जो हैं कांग्रेस या भाजपा, उन दोनों ने माना है कि यहां पर सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गत दिनों में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी ने और नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश को ब्याज मुक्त कर्ज लेने के लिए प्रयास करने चाहिए, कोसने से काम नहीं चलेगा। और इसी के लिए सीएम ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने राजनीतिक मंशा से प्रदेश को कर्ज में डुबोया है और पूर्व सरकार 11,000 करोड़ पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और महंगाई भत्ता देने के लिए कर्ज के तौर पर छोड़ गई है। वेतन देने के लिए कई व्यवस्था यहां पर सरकार को करनी पड़ रही है। इसमें वर्तमान सरकार को कर्ज लेने के लिए यहां पर विवश है और इस अधिक कर्ज लेने की जगह ऐसी योजनाएं लाने के लिए वो प्रयासरत हैं जिसमें आय बढ़े और जनता का भविष्य सुरक्षित रहे। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि देखिए हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि जो पूर्व की सरकार है उसने इतना ज्यादा यहां पर देनदारियां छोड़ दी हैं, 11,000 करोड़ की पेंशन भोगियों की जो यहां पर
पर बाकी जो यहाँ पर पेंशन भोगियों की बात करें या फिर उसी के साथ साथ महंगाई भत्तों की बात करें, कर्मचारियों की सैलरीज की बात करें, ये सारी यहाँ पर सरकार जो है पिछली वो छोड़ के गई है और उसी वजह से अभी तक हमारे बीच में ये एक तरह से बात जो कर्ज लेने के बिना ये बात बनेगी नहीं। और यहाँ पर जो कर्ज है वो हम लोगों को लेना पड़ेगा और जो पिछली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो ये कर्ज लिया है वो कर्ज उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से लिया है और उसी को कर्ज की भरपाई अब वर्तमान की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार यहां पर कर रही है। कड़े फैसले वो ले सकते हैं, ये उन्होंने पहले ही साफ किया था कि भाई प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो कड़े फैसले भी लेंगे और उसी के साथ ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 4 साल हमारे बीच में यहां पर लगेंगे एटलीस्ट, ताकि सारी जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो पटड़ी पर आ सके। तो ये हमारे बीच में यहां पर क्लियर उन्होंने किया है। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? हिमाचल प्रदेश इतना पुराना, अब तो काफी पुराना, 70 साल से ऊपर हमें भी हो चुके हैं और उसके बावजूद हम लोग लगातार यहां पर जो हमारी जो कर्ज लेने की स्ट्रेटजी है इसके बारे में क्या सोचते हैं? कहां कमी रह गई यहां पर? चाहे अभी की सरकार तो चलिए अभी आई है, लेकिन इससे पहले की सरकारों में कहां कमी रह गई? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन भी अवश्य दबाते रहे। और अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब मामले में एक नगर परिषद ने एक मंदिर के ऊपर ही हाउस टैक्स लगा दिया है। जी हां, एक मंदिर पर हाउस टैक्स लगा है और यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिस जगह को देवभूमि कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं चंबा जिला की और चंबा नगर परिषद की। वहां पर एक मंदिर है और यह मंदिर क्यों फेमस है? इस मंदिर की एक बार मूर्ति चोरी हुई थी, आपको याद होगा। भारत में एक ऐसा भी समय था जब सारी मूर्तियां चोरी हो जाती थी। आप फिल्में भी देखते थे तो वहां पे भी पुरानी मूर्तियां चोरी होती थी। ये मूर्ति बाद में मिल भी गई थी, वो चलिए अलग कहानी है, अलग बात करेंगे। लेकिन उसमें यह हुआ था कि यही वो मूर्ति है जो चंबा मिलेनियम समारोह का भी एक तरह से मुख्य आकर्षण थी। उसी मूर्ति की हम बात करें तो हरिराय मंदिर है, वो उसकी मूर्ति वो है और हरिराय मंदिर में जो वो मूर्ति रखी हुई है उसमें गृह कर यानी कि हमारे बीच में जो हाउस टैक्स है वो लगा दिया गया है उसी मंदिर पर। नगर परिषद ने जो ये क्यों किया गया है ये भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, आपको बता दें, मंदिर पर 4600 रुपए का हाउस टैक्स लगाने की बात सामने आई है। मंदिर प्रबंधन को इसके लिए नोटिस भी दिया गया है। नगर परिषद के अधिकारी इसे त्रुटिवश होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जिले में 5200 गृह कर मालिकों पर नगर परिषद ने गृह कर थोप दिया है और गृह कर में वृद्धि के लिए शहर के लोग जो है एकजुट होने लगे हैं। उन्होंने गृह कर भी बढ़ा दिया है, इस वजह से भी लोग यहाँ पर एकजुट होने लगे हैं। और फिलहाल के लिए जो हमें सामने देखने को आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है जो नगर परिषद के अधिकारी हैं कि ये त्रुटिवश हो गया है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में किसी मंदिर में हाउस टैक्स लगाने जैसी चीज जो है वो त्रुटिवश होना या इस तरह की चीज होना एक अपने आप में बड़ी बात है? आप उसके बारे में क्या समझते हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। पहली चीज तो इसी बीच में ये भी बता दिया गया कि जो लोगों का यहां पर कहना है कि चंबा में देवी देवताओं के मंदिर पर गृह कर को दायरे में लाना एक तरह से एक गलत फरमान है और सरासर ये गलत है और इसका डटकर विरोध यहां पर किया जाएगा। जो हरिराय मंदिर के पुजारी पंडित युगल किशोर शर्मा है, उन्होंने बताया कि नगर परिषद चंबा ने मंदिर पर 4600 रुपए गृह कर यानी हाउस टैक्स लगाया है। नगर परिषद की कार्यवाही तर्कसंगत नहीं है। नगर परिषद चंबा के गृह कर आवासीय और व्यवसायिक भवनों पर तक ही सीमित रखने चाहिए और नगर परिषद चंबा मंदिर प्रबंधन के दिए हाउस टैक्स के बिल को रद्द कर दे। इसी के साथ पवन नैयर जो पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि यह त्रुटिवश बिल जारी किया गया हो, इस प्रकार की गलती पुराना हो, इसके लिए नगर परिषद चंबा को देखना चाहिए। इसी के साथ नीरज नैयर जो सदर के अभी विधायक है, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक मंदिरों में गृह करके दायरे में लाना गलत है। इस मामले में जल्द ही नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। एक तरह से सभी लोगों ने यह कहा कि ये जो हुआ है वो गलत है और आने वाले समय में इसके लिए बातचीत की जाएगी। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि क्या हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में किसी मंदिर पर इस तरह से टैक्स लगाना, जहां पर हम प्रदेश को ही हम देवभूमि कहते हैं, उस पर किसी मंदिर पर टैक्स लगाना कितना सही है या कितना गलत है? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। स्ट्रीम अभी तक एक बार भी शेयर नहीं हुई, इसे कम से कम 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और उसी के साथ साथ लाइक का बटन दबाते रहें। जैसे कि हमने टारगेट लिया है 300 लाइक का, अभी हम 60 लाइक्स पे पहुंचे हैं। जल्दी जल्दी से बढ़ाकर 300 के आसपास पहुंचाने में मदद कीजिए। हालांकि हम लोग कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि और लोग जुड़ेंगे और उसके साथ ये बढ़ेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में आपको बताएं, आपको हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात जो जिस वजह से हम सभी लोग जुड़े होते हैं वो है हमारे बीच में रोड नेटवर्क। और उसी में पहाड़ों की रानी एचआरटीसी का तो कहना है क्या, एचआरटीसी को बेड़े में 300 इलेक्ट्रिकल बसें अब यहां पर जोड़ने की तैयारी हो रही है।
रिज मैदान पर 11 इलेक्ट्रिकल वाहनों को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने यहां पर शिमला शहर से और उसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित होने वाले अधिकांश यहां शिमला शहर से भेजा है। और आपको बता दें कि अब हमारे बीच में आने वाले समय में 300 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी यहां पर सरकार लेगी। आपको बताया है कि पहले ही सरकार ने क्लियर किया है कि वो हरित प्रदेश बनाने की यहां पर तैयारी में है। रिज मैदान पर 11 इलेक्ट्रिकल वाहनों को शुक्रवार को हरी झंडी यहां पर मुख्यमंत्री ने दिखाई और शिमला शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई बसें चलाई जाएंगी, उन्होंने यहां पर साफ किया। रामपुर शिमला कॉरिडोर पर भी अधिकांश ई बसों का संचालन किया जाएगा, यह भी कहा गया है। आपको बता दें हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60% इलेक्ट्रिकल बसें प्रदान की जाएंगी। 2 साल में ऐसा करने का यहां पर प्लान है। अगले वित्त वर्ष में सरकार हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई बसें शामिल करेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और अधिक ई बसें शामिल की जाएंगी। इलेक्ट्रिकल वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला विभाग यहां पर यह बनने वाला है और विभाग पूर्ण रूप से जो है हमारे बीच में परिवहन विभाग है। इलेक्ट्रिकल वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है। इसमें आप लोगों को यह भी बता दें वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में भी प्रभावी कदम यहां पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर आप लोगों को यह भी बता दें कि सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 अधिसूचित की है। उसमें आप लोगों को जैसे फिलहाल के लिए जो है अभी आरटीओ टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे तो आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने इसे एक क्रांतिकारी पहल बताया है और इसके साथ ये भी उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले समय में प्रदेश को जैसे ग्रीन रखने के लिए ये मदद करेगा। आप सभी लोगों से फिर से अनुरोध रहेगा और ये बार बार करना पड़ रहा है, आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और अगर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अभी तक हम 100 लाइक्स पे नहीं पहुंचे हैं और बुलेटिन खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। यहां पर हालांकि एक तरफ से मुख्यमंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि टैक्स लेना पड़ रहा है और क्षमा चाहेंगे कर्ज लेना पड़ रहा है और वो पिछली सरकार के द्वारा यहां पर छोड़े गए जो हमारे बीच में देनदारी है उसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर जयराम ठाकुर जी ने जो ऊना में थे 3, 4, 5 को आप लोगों को जैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है वो झूठ बोलकर यहां पर सत्ता में आई है और ना अभी तक यहां पर ओपीएस को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। 1500 के लिए कोई रोड मैप यहां पर सरकार के पास नहीं है। उन्होंने यहां पर कहा कि जो फिलहाल की जो हमारे बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो कर्मचारियों को गुमराह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है ओपीएस की और उसी के साथ साथ यहां पर जो 1500 रुपए की धनराशि मिलनी है वो कैसे मिलेगी उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो फॉर्मूला है वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है और ओपीएस की जगह एनपीएस की धनराशि कट गई और ओपीएस भी लागू होने की संभावना यहां पर दिखती नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 प्रति माह देने की बात यहां पर हुई थी, पहली कैबिनेट में देने की बात हुई थी लेकिन कुछ भी साफ नहीं हुआ। आज भी प्रदेश कार्य समिति की कोर बैठक के वहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये बात होती और इसमें एजेंडे पर चर्चा होती और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल बढ़ाने के प्रश्न पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का निर्णय से बताया कि वो जो चाहेंगे वो होगा। तो आपको बता दें कि भाई हिमाचल प्रदेश में इस समय पर जो सरकार है वादे 10 हैं, बहुत बड़े बड़े वादे हैं और खुद मान रहे हैं कि 4 साल तो जो हमारे बीच में इकोनॉमिक बदहाली से सरकार गुजर रही है, प्रदेश गुजर रहा है, उसको 4 साल यहां पर लग जाएंगे और वो 4 साल के बाद ही उस पर कुछ हो पाएगा। लेकिन अभी जो वादे किए उससे भी वो कैसे पूरे करेंगे उसको भी यहां पर देखना बनता है। आने वाले समय में उसके बारे में भी यहां पर पता चल जाएगा। बहरहाल आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूं, अभी हम करीब 90 लाइक्स के आसपास है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी 300 का लक्ष्य लिया है, मुझे नहीं लगता वो आज पूरा कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर 6 को कांग्रेस जितने भी हमारे जिला मुख्यालय है उस पर प्रदर्शन करने की यहां पर तैयारी में है। यहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में जिला मुख्यालयों पर यहां पर LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं को बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस दौरान अडानी समूह के खिलाफ सार्वजनिक राशि और खातों में घोटाले और गड़बड़ी पर जांच की संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यहां पर करवाने की बात की जाएगी। आप लोगों को बता दें अडानी समूह में LIC ने 36,474 करोड़ और भारतीय बैंकों में लगभग 80,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है और उसी के साथ अडानी के खातों में घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस के देश के उन लोगों को चिंता है, कांग्रेस ने कहा है कि देश की उन लोगों को चिंता है और
जिन्होंने अपनी गूढ़ी खून पसीने की कमाई से यहां पर इन वित्तीय संस्थानों में रखा है। मतलब जो आप लोगों ने पैसा वहां पर है उसके लिए आप लोगों की चिंता यहां पर कांग्रेस को है, ऐसा कांग्रेस यहां पर बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट के चलते आज चारों ओर घोर निराशा फैली है और 6 तारीख को वो अडानी समूह के खिलाफ LIC और जितने भी भारतीय बैंक्स हैं और जिसमें अडानी का शेयर है उनके बाहर प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ जांच की मांग यहां पर करेंगे। हाइजेनबर्ग रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ये अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं उसके बारे में डिटेल बता पाऊं। बहरहाल आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। यहां पर सीमेंट विवाद अभी फिर से नहीं सुलझा है, लेकिन हाँ इतना अवश्य हो गया है कि जो आज हमारे बीच में यहां पर जो चक्का जाम होना था उसे 2 दिन के लिए यहां पर स्थगित कर दिया गया है। आप लोगों को बता दें कि जो ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की वार्ता पहले दोपहर बाद 3 बजे थी, लेकिन उसके बाद प्रतिनिधि जब सचिवालय पहुंचे तो 4-5 बजे का समय मुख्यमंत्री दफ्तर से मिला और शाम 7 बजे तक उनको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद 5 मिनट में उनसे मिले और कंपनी प्रबंधन से बातचीत करने की बात कहकर मुख्यमंत्री यहां पर लौट गए और अभी तक सीएम अडानी समूह की से बात नहीं कर पाए हैं। और दोनों यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित जो चक्का जाम है वो 2 दिन के लिए टाल दिया है। उसके साथ आपको यह बता दें कि गत वीरवार पहले ही किराए में कटौती कर उन लोगों ने 10 रुपए 20 पैसे माल भाड़ा तय करने का भी यहां पर सीएम को बता दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में यहां पर क्या होता है, क्या बनता है। आप सभी लोग स्ट्रीम को बड़े-बड़े ग्रुप्स में 2-3 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में 2 बड़े-बड़े जो डंपर्स होते हैं वो एक ट्रक पे एक पुल पे चढ़े और उस पर पुल पर चढ़ते ही वो पुल भी नदी में समा गया और वो डंपर भी नदी में समा गए। एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई। ये चंबा खड़ामुख होली मार्ग पर चोली नाले पर बैली ब्रिज जो बना हुआ है उस पर यह हादसा हुआ, जहां पर 2 वाहन जब गुजर रहे थे वो नाले में जा गिरे और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। ये जो जगह है आप लोगों को पहले ही बता दें कि लोगों ने यहां पर पहले भी कहा था कि भाई ये इसे बदल दिया जाए या बंद कर दिया जाए ब्रिज को, लेकिन ऐसा सुना नहीं गया। आपको बता दें कि जो मृतक है उनकी पहचान हुई है, सुभाष चंद है, 28 साल के हैं, ये गांव माडो तहसील भरमौर के हैं और जो घायल है वो विवेक ठाकुर है, 40 साल के हैं और इनके पुत्र है सोमराज जी के और ये बनीखेत के रहने वाले हैं। धराशायी होने से 9 पंचायतें के 25,000 की आबादी जो है वो भरमौर और चंबा से कट गई है और अब यहां पर जो हादसा होते ही जो छोटी गाड़ियां उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन पीछे तो किए, लेकिन वे भी हवा में लटक गई और सूचना मिलते ही कंपनी की ओर से हाइड्रो मशीन से फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए मौके पर भेजा गया। अग्निशमन विभाग की टीम 108 और उसके साथ भरमौर प्रशासन की संयुक्त टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हो चुकी थी। तो जो पुराने जर्जर ब्रिजेस हैं उसके बारे में हम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, सड़कें भी ऐसी होनी चाहिए जहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आप अवश्य यहां पर बताएं। चलिए इसके साथ अगली खबर की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं। अगली खबर की हम यहां पर बात करें तो अगली खबर हमारे बीच में फिर से साइबर अपराध की है। मैं आप लोगों के बीच में रोज साइबर अपराध की कोई ना कोई खबर अवश्य बताता हूं, क्योंकि जिस तरह से साइबर अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है वो अपने आप में चिंतनीय है, आपको चिंताजनक है। आप लोगों को बता दें कि साइबर अपराधी ने हमीरपुर के एक व्यक्ति को 50 लाख का चूना लगाया है, क्षमा चाहेंगे 60 लाख का चूना लगाया है। शुक्रवार को साइबर थाने में ये आप बीती सुनाई। किस तरह से ये काम हुआ आप लोगों को बता दें कि व्यक्ति ने पुलिस को बताया है कि उसने बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी में 6 लाख रुपए की इंश्योरेंस की थी। उसकी पॉलिसी काफी समय से बंद थी और साइबर क्राइम वाले व्यक्ति ने सितंबर 2022 को फोन कर सूचित किया कि पॉलिसी बंद है, अगर इसे दोबारा शुरू करना चाहते तो अकाउंट में पैसा डालना होगा और ये पैसा पॉलिसी में 6 लाख के बजाय 50 लाख और 1 करोड़ रुपए तक हो जाएगी, इस तरह से उसे बताया गया। और शिकायतकर्ता जो लालच में आए उन्होंने अपनी ओर से अकाउंट नंबर पर पैसे डालते गए और पैसे गूगल पे और आरटीजीएस और नेट बैंकिंग के माध्यम से भेजते गए और व्यक्ति ने अपने अकाउंट में लाखों के पैसे डलवा लिए और पीड़ित ने जब अपने साथियों को आप बीती सुनाई तो पता चला कि उन्हें ठगा गया है और उन्होंने यहाँ पर ये जो बात है ये आगे पुलिस को बताई है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती है, तो जिस चीज के बारे में आप श्योर नहीं है उस चीज के बारे में आप यहां पर इन्वेस्ट ना कीजिए, किसी से पूछ लीजिए जिससे पता हो। हर लिंक जो है वो आपको पैसा नहीं दिलाएगा, इस चीज के बारे में तो आपको गारंटी होनी ही चाहिए। लोग शातिर बहुत बैठे हुए हैं। आखिर में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से अभी तक 182 सड़कें और 83 ट्रांसफार्मर ठप है। अभी हमारे बीच में फिलहाल 2 दिन के लिए मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन। मेरा नाम मुकुल देव विरक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए और फॉलो करना ना भूलिए लाइव टाइम्स टीवी को और बेल आइकन अवश्य दबाएं। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय